नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। महाराष्ट्र में निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीते 2-3 दिन में जो दिखाया है उससे सियासी रहस्य गहराता जा रहा है। पहले तो गुरुवार रात को गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष के साथ उनकी तस्वीरों में गर्मजोशी नजर नहीं आई, बल्कि उनका तना हुआ चेहरा यह दिखा रहा था कि उनके मन में कोई कसक बाकी है। और इसके बाद कल मुंबई में महायुति और शिवसेना की दो अहम बैठकों के बीच वो अचानक सतारा जिले में अपने पैतृक गांव चले गए, जिससे कयासों का दौर तेज होता चला जा रहा है। उनके नज़दीकी लोग कह रहे हैं कि साहब नाराज नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो गांव गए हैं। लेकिन ये तो राजनीति का कोई नौसिखिया भी बता सकता है कि इतने महत्वपूर्ण मौके पर कोई भी नेता राजधानी छोड़ने का कोई जोखिम नहीं ले सकता है। शिंदे के इन कदमों से महाराष्ट्र के नए सीएम को लेकर भी कयास शुरू हो गए। अब तक बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस का ही नाम था, क्योंकि पहली बार बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत का नायक उन्हीं को बताया जा रहा था। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल समेत कुछ और बीजेपी नेताओं के नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में जुड़ गए हैं। ये नेता खुद को सीएम की रेस से बाहर बता रहे हैं, लेकिन ये घटनाक्रम जरूर जाहिर करता है कि महाराष्ट्र में कुछ तो नया होने जा रहा है। हम आज की इस चर्चा में यही जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र के सियासी कोहरे को क्या जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है, एकनाथ शिंदे के मन में क्या है, तुरंत फुरत और चौंकाने वाले फैसले लेने वाली बीजेपी आला कमान के मन में क्या है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ अपनी इस चर्चा को हम शुरू करेंगे और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासी कोहरा अभी भी देखने को मिल रहा है। एक सप्ताह हो चुके हैं चुनाव खत्म हुए, उसके बाद अभी सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अभी यह भी तय नहीं हो पा रहा है कि बीजेपी का ही सीएम बनेगा, लेकिन जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं उससे यह जरूर संकेत मिल रहे हैं कि इस बार सीएम बीजेपी का ही होने जा रहा है। लेकिन आपस में अभी कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी दिख रही। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वो अपने गांव चले गए हैं, अपने पैतृक गांव, और ये बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन अंदर खाने से ये भी जानने को मिल रहा है कि वो खुश नहीं इस फैसले से और वो डिप्टी नहीं बनना चाहते हैं। अभी तक चूंकि वो मुख्यमंत्री थे और उनको ये प्रपोजल दिया गया था कि आप डिप्टी सीएम बन जाएं, लेकिन अंदर खाने से पता ये चल रहा है शिवसेना के सूत्रों के मुताबिक कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो केंद्र में मंत्री भी नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको महाराष्ट्र की राजनीति में ही इंटरेस्ट है। ऐसा शिवसेना शिंदे गुट के बड़े नेताओं से बातचीत के आधार पर निकल कर आ रहा है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। यह भी प्रपोजल उनके पास दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान ने उनको जो प्रपोजल दिए हैं उनमें से एक तो केंद्रीय मंत्री बनने का प्रपोजल था, दूसरा प्रपोजल यह है कि वो डिप्टी सीएम बन जाएं। लेकिन ये दोनों प्रपोजल उनको एक्सेप्ट नहीं है। एक तीसरे प्रपोजल की बात हो रही है जिसमें उनको महायुति का प्रमुख बना दिया जाए, संयोजक बना दिया जाए, कोऑर्डिनेटर बना दिया जाए। ये हो सकता है उस पर कुछ शायद बात बन जाए। लेकिन यह भी तय माना जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो उनके स्थान पर शिवसेना शिंदे गुट का कोई ना कोई नेता वो डिप्टी सीएम का पद लेगा। और गृह मंत्रालय को लेकर भी बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि यह बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय अपने गुट के नेताओं के लिए चाह रहे हैं, अपने लिए चाह रहे हैं। ये भी अभी इस पर भी कयासों का दौर जारी है, क्योंकि पिछली बार देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम रहते हुए गृह मंत्रालय उनके पास था। तो अब यह बताया जा रहा है कि उसको लेकर भी, यानी कि पोर्टफोलियो को लेकर भी अभी लड़ाई चल रही है। अभी डिप्टी सीएम कौन बनेगा और उसके पास कौन कौन से पोर्टफोलियो रहेंगे, इस पर भी सियासी कयासों का दौर जारी है। लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कंक्लूजन नहीं निकल पाया कि महाराष्ट्र में कौन सीएम बनेगा। इन सब के बीच में कुछ नए नाम जो जुड़ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से एक पुणे के
वो पुणे के एक सांसद हैं मुरलीधर मोहोल, उनका भी नाम आ गया है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी नाम आ गया है। और बीजेपी का ये स्वभाव भी रहा है कि वो चौंकाने वाले निर्णय लेती हैं। बीजेपी आलाकमान हमेशा चौंकाने वाला निर्णय लेती है। और हमारे साथ इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से संजीव वर्मा जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अमित तिवारी जी भी जुड़ गए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर मनीष शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सवाल संजीव जी से ही बनता है। संजीव वर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे घोषित होने के एक सप्ताह बाद भी मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है और इस बीच एकनाथ शिंदे का गांव जाना तमाम सारे सवाल खड़े करता है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? देखिए महाराष्ट्र की जनता ने एनडीए को अपना खुला समर्थन दिया है और एक मैं सोचता हूँ इसको हम यदि वोटों की सुनामी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से छप्पर फाड़कर इस बार एनडीए को अपना एक तरह से आम जनमानस, महाराष्ट्र के आम जनमानस ने अपना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया और यह सब कुछ जो डबल इंजन की सरकार ने वहां पर विकास डिलीवर किया और एक तरह से ये विकास की जीत है, ये हिंदुत्व की जीत है। और आप देखें यदि विगत समय का देखते हैं तो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उस समय वहां पर 2 लाख करोड़ रुपए की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना महाराष्ट्र में पूरे 10 सालों में डिलीवर हुई। वहीं यदि आप पिछले 2.5 साल के जब हमारी सरकार रही तो 2.5 साल के यदि आप आकलन करते हैं तो 10 साल बनाम 2.5 साल के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना महाराष्ट्र को मिली है। तो मैं सोचता हूँ हमारी पार्टी जो बोलती है वो करती है और ग्राउंड जीरो पर हम लोग काम करते हैं। और देखिए आप उसी का एक परिणाम है कि महाराष्ट्र की जनता ने खुले मन से भारतीय जनता पार्टी को हम और हमारे घटक दलों को शिवसेना और हमारे शिवसेना, शिंदे ग्रुप और एनसीपी, अजित पवार ग्रुप, जो हमारा एनडीए का एक सब कोalition पार्टनर्स हैं, सबको खुले मन से अपना आशीर्वाद देने का काम किया। आपने कहा जो आपका सवाल था उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए किसी प्रकार की कोई भी अटकलबाजी लगाने से कुछ होता नहीं है और मैं सोचता हूँ सभी लोगों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है और एकजुट होकर अभी जो हमारी सरकार का गठन होगा तो सब लोग एकजुट होकर अपना नेता चुनेंगे। जब विधानमंडल दल की बैठक होगी तो विधानमंडल दल की बैठक में जो भी अपना नेता चुना जाएगा वो महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। जी ठीक है, ठीक। अमित तिवारी जी, आपकी स्थिति तो वही है, कौन न खोए हमें कहानी। आप तो अपनी सियासी जमीन वहां खो ही चुके हैं, सियासी जमीन इतनी कमजोर कर चुके हैं कि आप 16 में ही सिमट गए। पूरा आपका जो अघाड़ी था, शिवसेना उद्धव ठाकरे 20 में निपट गए, शरद पवार जी की पार्टी 10 में ही निपट गई। देखिए आलोक जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। पूरा देश जानता है कि महाराष्ट्र में वोट की डकैती कैसे हुई। अभी 6 महीना पहले जो हमारे पक्ष में परिणाम आए थे और भारतीय जनता पार्टी जो डबल डिजिट में नहीं पहुंची थी, उसका अप्रत्याशित परिणाम यह दिखाता है कि वोटों में किस प्रकार की डकैती हुई है। वोटों की काउंटिंग और मतगणना और जो फाइनल आंकड़े आते हैं उसमें कितना अंतर दिख रहा है। हर विधानसभा में जिस प्रकार से चीजें होगी, तो पिछले 6 माह में हम एक अभी डेटा देख रहे थे कि पिछले 6 माह में 12-12 लाख, मतलब 5-5, 6-6 लाख नए मतदाता एक विधानसभा से, मतलब अब एवरेज जो जुड़े हैं वो बहुत ज्यादा है। तो जो ये पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थे, सब जानते हैं। अब बात रही सरकार गठन को लेकर के, आपसी जूतम पैजार मची है। महाराष्ट्र को जिस प्रकार से ठगा गया है,
विगत 2.5 वर्षों में जो विकास की एक सरकार थी महाविकास आघाड़ी की, उसको गिरा करके, चाहे जिन भी नए अनैतिक साधनों का उपयोग करके गिराया, उससे वो महाराष्ट्र में देखा। और महाराष्ट्र सरकार से परेशान हो चुकी थी कि जो भी इंडस्ट्री आए सब गुजरात चली रहेगी। 9 इंडस्ट्रीज बड़ी, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता था, करोड़ों का निवेश हो सकता था, अरबों खरबों के जो प्रोजेक्ट थे वो सब गुजरात चले गए। तो लोग इससे परेशान थे। खैर, उन्होंने जिस प्रकार से डकैती डाली और अब उसी सत्ता के लिए जूतम पैजाम मची हुई है। तो महाराष्ट्र की जनता के लिए यह बहुत दुखद विषय है। जनता एक स्थायी सरकार चाहती है, जिसका अगर उनको मैंडेट मिला है तो जल्दी से कार्यवाहक को छोड़ करके स्थायी तौर पर मुख्यमंत्री हो वहां का और महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करे तो ये बेहतर होगा। ठीक है डॉक्टर मनीष, आप महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अभी सस्पेंस बरकरार है, आप स्वीकार कर ही रहे हैं। आप जानते ही हैं कि अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर कोई भी फाइनल मुहर नहीं लगी है, लेकिन इस रेस में कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं। अगर वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे है और दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे। हालांकि कोई चांस लगता नहीं है उनका, लेकिन पिछले चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव को आप देखिए, राजस्थान के चुनाव को देखिए, बीजेपी आला कमान हमेशा चौंकाने वाले निर्णय लेती है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया। राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया। नए चेहरे आ गए। यहां पर इस तरीके की कोई संभावना दिख रही है क्या? देखिए, समझदार को इशारा ही काफी हो रहा है और ये इशारा जो है एकनाथ शिंदे जी दे रहे हैं। आप देखिए, रात को बैठक होती है, उसके बाद में वो गांव चले जाते हैं। अचानक यूं गांव जाना, अगर आप कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई जो दिल्ली तय करेगा, जो हाईकमान तय करेगा, वो हमें सबको मंजूर होगा, उसके बाद आप अचानक अपने गांव जा रहे हैं जहां पर नेटवर्क नहीं है, आप लोगों से कनेक्ट नहीं है, तो सीधा संदेश ये है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो हैं वो दबाव की राजनीति अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं। उनको अपनी बात जो है वो मनवाना चाहते हैं। अब वो निश्चित रूप से ये तय है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। अब पदों को लेकर जो खींचतान हो रही है, जो भी है, जो भी पद चाहते हैं, उसको लेकर एक मामला बन रहा है और बीजेपी हाईकमान भी इस चीज को बिल्कुल निश्चित रूप से देख रहा है, क्योंकि अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो ये नेता हैं ये वहां पर जाएंगे और तय होगा, उसके बाद ही नाम का खुलासा होगा। तो अभी यहाँ पर जो है, जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के अंदर बैठक नहीं हो पाई है तीनों नेताओं की, और यहाँ पर जो बीजेपी के अंदर खाने के सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी में भी एक सह मिल रही है एकनाथ शिंदे जी को, उनको मराठा नेतृत्व के नाम पर बिल्कुल आगे किया जा रहा है। तो देवेंद्र फडणवीस की राहें बहुत आसान नहीं है और निश्चित रूप से जो बीजेपी का एक ट्रेंड रहा है, या मोदी और अमित शाह जी की जिस तरह की एक पॉलिटिक्स रही है, कि वो निश्चित रूप से नया और इस तरह का चेहरा देते हैं जो निर्विवाद हो और लोगों को चौंकाने का एक काम करते हैं। तो ये हमेशा एक राजनीति का एक अहम पहलू रहा है और अभी तक जो गैप नजर आ रहा है, इतने दिन के गैप के बाद अगर निर्णय नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है और वो हमें जल्दी सामने देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए एकनाथ शिंदे का सामने आना जरूरी होगा और वो जब तीनों नेता बैठेंगे, पद किस तरह के तय होंगे, इसमें एकनाथ शिंदे क्या संयोजक का पद चाह रहे हैं या फडणवीस जी अपनी क्या डिमांड रख रहे हैं, ये सारी चीजें जब तय हो जाएंगी, उसके बाद में जब एक पूरी चीजें, पूरा जो एक पोर्टफोलियो फाइनल हो जाएगा, उसके बाद ही कोई चीज सामने आएगी। जी ठीक है, ठीक है डॉक्टर मनीष, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मनीष आपके पास आऊंगा। संजीव वर्मा जी के पास चलते हैं। संजीव वर्मा जी, हम लोगों ने अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी जिक्र किया है। महाराष्ट्र में ये तो तय है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ये तो बिल्कुल स्पष्ट संकेत अब तक मिल रहे हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी स्थिति तो नहीं होगी? वहां की नजीर यहां तो नहीं दोहराई जाएगी? क्योंकि वहां पर आपको भी पता है कि चुनाव मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में लड़ा गया, उनको शाबाशी तो दी गई लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया। उसी तरीके से राजस्थान में वसुंधरा जी को शाबाशी तो दी गई चुनाव जिताने की, लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया। यहां पर भी देवेंद्र फडणवीस को शाबाशी तो दे दी गई है यहां पर दिल्ली में बुलाकर, लेकिन मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा ये अभी सस्पेंस में है। ये इस पर आपसे डिटेल चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
अनुशासित पार्टी है, अनुशासित दल है और हमारे पार्टी में संगठन प्रथम, मैं बाद में। तो हर व्यक्ति कमल के लिए लड़ता है, कमल को जिताने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं। और हर प्रत्येक कार्यकर्ता, छोटा हो बड़ा हो मंझला हो, हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव रहता है कि कमल को जिताना है, पार्टी को परम वैभव तक पहुंचाना है। तो हर व्यक्ति कमल के लिए जो अपना जी जान से मेहनत करता है। और मैं सोचता हूँ, देखिए विधानमंडल दल में की बैठक होगी, पर्यवेक्षक जाएंगे और विधानमंडल दल में जो भी नेता चुना जाएगा वो अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का होने वाला है। और जिस तरह से एनडीए को मैं सोचता हूँ जनता ने एक अपना पूरा विश्वास उसके ऊपर व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी को लगभग एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बिल्कुल नजदीक तक लेकर आने का काम महाराष्ट्र की जनता के द्वारा किया गया है। लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी का यदि आप 2014-2019 का लोकसभा चुनाव की भी यहाँ यदि हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक चरित्र है, जो एक हमारा एक हम अपना वायदा बोलते हैं, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहे पूर्ण बहुमत में भी आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो अपने कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको भी पूरा सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और दलों की तरह नहीं जो चुनाव से पहले कुछ बोलते हैं, चुनाव आने के बाद अपने कोलिशन पार्टनर को आंखें दिखाने लगते हैं। और जिस तरह से ये बात मैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर सीधा आरोप जड़ते हुए बोल रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी को कुछ समझते नहीं है और कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मनवाने के लिए और कहलवाने के लिए अरे कांग्रेस पार्टी, अरे संजीव जी कांग्रेस के पास 16 एमएलए रह गए हैं। उसका दुष्परिणाम अभी हमारे सामने आया है। संजीव जी, कांग्रेस के पास अब 16 एमएलए रह गए हैं। अब वो आपके कंपटीटर भी नहीं है, अब वो आपके कंपटीटर भी नहीं है। और अमित भाई आपके पास तो नेता प्रतिपक्ष बनने का भी चांस नहीं है। अब तो आप सत्ता के खेल को दूर से ही देखिए। हम अभी देखिए सत्ता के खेल को, हम सत्ता का खेल कांग्रेस पार्टी करती नहीं है। हम जन भावनाओं पे काम करते हैं, जन समस्याओं पे हम मुखर होकर के महाराष्ट्र में और पूरे देश में अभी भी इस लड़ाई को लेकर के जाएंगे। जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जो लोगों के, अब तो भारतीय जनता पार्टी का समय है कि जो उसने वादे किए हैं वो पूरे करें। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने वादे पूरे नहीं किए, उन्होंने महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में नहीं पूरे किए, छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे किए। तो जिस प्रकार से आलोक भाई, प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देश के सामने है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के चुनाव के पहले हफ्ते वर्ण क्षेत्र के जो जंगल हैं उनको ना काटने के लिए जो रेजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी लाती है उसका विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है। दूसरी बार जब वो सत्ता में आ जाती है तो उन्हीं आदिवासियों के जंगल को अडानी को सौंप देती है और वहां पर आज जंगल काटे जा रहे हैं हृदय क्षेत्र के। आदिवासी संरक्षण के नाम पर वही काम धारावी में होगा जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी और हम आगे तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, वही काम धारावी में होगा साहब। अब तो भारतीय जनता पार्टी के पास अवसर है कि जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने वादा किया, बताओ 500 रुपए का सिलेंडर किसी प्रदेश में मिल रहा है? इतने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है? ये थोड़ा पत्र में था। दूसरी बात आलोक भाई, मैं संजीव जी की बात को थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, शायद भूल गए। उन पर ये नारा सूट करता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, चाहे वो उनके पार्टनर हो और चाहे जो। अगर आप अच्छे से आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे तो आपकी मजबूरी है। अगर वो नहीं मानेंगे तो दो तोते बैठे हैं, एक ईडी और एक सीबीआई, जिस तोतों के दम पर उन्होंने पार्टी का विघटन करा करके इधर लेकर के आए, तो वो दो तोते जिंदाबाद है। वो नेटवर्क से बाहर ही तो गए हैं ना, ठीक है, वो पहुंच जाएंगे वहां भी, उसको कोई बड़ी बात नहीं है, वो सुनील जी को मानना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक चाल चरित्र है
कि उन्होंने सदैव और सदैव गठबंधन धर्म को कभी नहीं निभाया। उनके साथ जो लोग हैं वो अपने आप को सदैव महसूस करते हैं, लेकिन तानाशाही रवैये के चलते वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। डॉक्टर मनीष शुक्ला जी, शिवसेना शिंदे के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि वो एकनाथ शिंदे जी नंबर 2 बनना नहीं चाहते, केंद्रीय मंत्री बनना नहीं चाहते। वो इसलिए कि उनको महाराष्ट्र की राजनीति में ही इंटरेस्ट है, सेंट्रल की राजनीति में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये भी बार बार एक उनके बड़े नेता है संजय शिरसाट, उनकी तरफ से कहा भी गया है कि अगले 24 घंटे में एकनाथ शिंदे जी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। तो वो बड़े निर्णयों में से क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। आलोक जी, देखिए, एकनाथ शिंदे ना तो उद्धव ठाकरे हैं ना ही राज ठाकरे हैं। वो निश्चित रूप से बहुत ही संघर्ष करके जमीनी स्तर से और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। उन्होंने एक पार्टी खड़ी ही नहीं की, उसको आप ये समझिए जो ठाकरे का एक वो था, बाल ठाकरे ब्रांड था, उस ब्रांड को अपने पाले में खींचने का काम किया है और यही आगे करना चाहते हैं। निश्चित रूप से उनकी रणनीति यही है कि, और भाजपा जो है, दो चीजें हैं यहाँ पर, भाजपा के लिए भी एकनाथ शिंदे बहुत जरूरी हैं और मजबूरी नहीं है। आगामी चुनाव आने हैं, वो है स्थानीय निकाय के, और निश्चित रूप से कहा जाता है कि मुंबई मतलब बाल ठाकरे मतलब शिवसेना जो है, वो पूरा जो अभी जो एक विरासत चली आ रही, उस विरासत पर आखिरी मुहर जो है वो बृहन पालिका का जो चुनाव है उसमें लगने जा रहा है। और निश्चित रूप से वहां पर जो मुख्य लड़ाई है वो उभर कर सामने आएगी, क्योंकि शिवसेना का गढ़ रहा है। और आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा, चाहे वर्ली हो, आदित्य ठाकरे जहां 67,000 वोटों से जीत रहे थे, 7,000 वोटों से जीते हैं। राज ठाकरे के जो बेटे हैं वो हार गए हैं चुनाव। तो एक जो शिवसेना जो मूल जो बाल ठाकरे परिवार है उसको ओवरलैप करने के लिए बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है शिंदे। इसीलिए निश्चित रूप से चाहे अजीत पवार कहें कि हम इनको देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री माने, चाहे जो भी बोले, लेकिन भाजपा कभी भी एकनाथ शिंदे को इस मौके पर यह नहीं दिखाएगी कि कहीं भी उनके साथ में बार्गेनिंग की जा रही है, उनको दबाव की राजनीति उनके साथ की जा रही, बल्कि यह दिखाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जो दबाव की राजनीति कर रहे हैं उसको भाजपा सहज स्वीकार कर रही है। उनको मराठा चेहरे के नाम पे स्वीकार किया गया, ये कहा गया कि भाई हिंदुत्व का चेहरा है वो। तो निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे का कद जो है वहां पर बहुत बड़ा कर दिया गया और भाजपा की जिम्मेदारी है कि अब उसको किस तरह से अकोमोडेट करते हैं, चाहे वो संयोजक का पद हो या गृह मंत्री का पद हो या उप मुख्यमंत्री के रूप में उनके पुत्र को बैठाने की बात हो। तो भाजपा हर चीज तौल विचार रही है और शिंदे भी इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐलान अंत में भाजपा की से ही होना है। और शिंदे उसमें स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि जो भी अमित शाह जी या मोदी जी निर्णय लेंगे वो हमें स्वीकार होगा। और यही उनकी रणनीति भी है कि वो दबाव की यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। जितना ज्यादा उनको यहाँ पर शक्ति मिले, पावर मिले, जितने पोर्टफोलियो मजबूत मिले, वही उनकी एक आखिरी रणनीति है। ठीक है डॉक्टर मनीष जी, आपके पास आऊंगा, संजीव जी के पास चलेंगे। संजीव जी, एकनाथ शिंदे का जो गुट है शिवसेना शिंदे, उनके नेताओं का तर्क है कि जब बिहार में गठबंधन धर्म को निर्वाह करने के लिए नीतीश कुमार जी को आप लोग मुख्यमंत्री बना सकते हो, जो आपसे बहुत कम एमएलएस के साथ हैं वो, तो यहां पर क्यों नहीं? उनका तर्क है, उस तर्क से आप सहमत हैं? देखिए, तमाम जो हमारे कोलिशन पार्टनर हैं वो पूरी तरह से हम सभी लोग एक दूसरे की भावनाओं का हम पूरा सम्मान करते हैं। हम एक साथ चुनाव लड़े हैं, एक एनडीए के तौर पर हम लोग चुनाव लड़े हैं। जनता ने हमको अपना भारी समर्थन दिया है और हम महाराष्ट्र के विकास के लिए एकजुट होकर आगे भी जो हमारी सरकार का गठन होने वाला है। वक्त कम है, छोटे छोटे जवाब। संजीव वर्मा जी, अमित से भी एक सवाल ले लेता हूं। अमित, जो बचे खुचे विधायक हैं उन पर भी महायुति की नजर है। 2.5 साल पहले जो खेल खेला गया था ना, वो दोबारा फिर खेला जा सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा सावधान रहने की मुझे लगता है कि अघाड़ी के एमएलएस को ही जरूरत है। बिल्कुल आलोक जी, आपने सही कहा, यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। और ये हम नहीं, आज पत्रकार साथी और पूरी मीडिया जगत को भी इस बात का देते हैं कि ये कर सकते हैं, और अब इसमें ऐतराज नहीं मानते। लेकिन ये तय करना है कि जो
दल और विचारधारा की राजनीति को छोड़ करके जाते हैं, उनका हश्र क्या होता है। जी ठीक है, उनके ठीक लिए है, जनता ठीक डॉक्टर के मनीष, हित में कौन सी ठीक चीज़ें- अमित आपके पास आऊंगा, वक्त कम है। डॉक्टर मनीष, महाराष्ट्र के ज्यादातर विधायकों के अपने व्यवसाय हैं, इसलिए वो सत्ता पक्ष के निकट रहना पसंद करते हैं। और 2.5 साल पहले भी जो टूट फूट हुई थी उसका रीजन भी वही बहुत कुछ था, उससे मिलता जुलता था। कहीं यही वजह, अघाड़ी तो वैसे ही एक तरीके से खत्म सी हो गई है, लेकिन कहीं यही वजह अघाड़ी को पूरी तरीके न खत्म कर दे। देखिए, बीजेपी को इस समय जो है वो किसी भी, अगर मान लीजिए नंबर की दृष्टि से देखें तो कहीं भी उसको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अगर निर्दलीय और अन्य मिला के देख लें तो बीजेपी का पूर्ण बहुमत ऐसे ही हो रहा है। बीजेपी को मेन जो यहाँ पर बीजेपी की रणनीति है वो महायुति के रूप में अपने आप में मजबूत करे, और निश्चित रूप से विपक्ष का जो अमित शाह जी की या मोदी जी की जो रणनीति रही है कि चाहे गुजरात हो चाहे जहां भी उत्तर प्रदेश हो या एक अन्य स्थान हो, विपक्ष पूरी तरह से साफ हो जाता है। और वो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है, जो सुनामी हुई है। आगे अगर विपक्ष में तोड़फोड़ हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। देखिए, जरूरत बीजेपी को नहीं है डॉक्टर मनीष, आप समझ रहे हैं कि बीजेपी को जरूरत नहीं है, जरूरत, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि वहां के एमएलएज, उनके तमाम कारोबार होते हैं, तमाम सारी चीजें, उनको सत्ता पक्ष का शेल्टर चाहिए होता है। तो अभी अजीत पवार जी के बेटे, उन्होंने एक्स हैंडल में अब ये लिखा है कि जो भी एमएलएज, अघाड़ी के एमएलएज हमारी पार्टी में आना चाहते हैं उनका हम वेलकम करते हैं। तो इस तरीके की जो बातें शुरू हुई हैं तो उसके लिए निश्चित रूप से अघाड़ी के लिए कहीं ना कहीं संकट है। फिलहाल अब हमारे पास वक्त नहीं, इसलिए इस चर्चा को ही विराम देना पड़ेगा। डॉक्टर मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। संजीव वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। अमित तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। राजनीति मौके पर चौका लगाने की कला का नाम है। एकनाथ शिंदे सियासी महारथी हैं और वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि प्रेशर बनाने का ये सही मौका है, लेकिन इस देरी के कारण कयासों का बाजार गर्म हो रहा है और ये किसी सरकार की शुरुआत के लिए ठीक बात नहीं है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।